Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Next Rank with AK. I hope you all are doing well. So without any delay, let's proceed with our lecture. तो आगे बढ़ने से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था. As you all know, हमने कल अपना शुरू किया था कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें हमने मीनिंग पढ़े कि क्वेश्चन को क्या बोलते हैं. हमने पढ़ा ये लॉज ऑफ लॉज है. हमने स्टैट्यूटरी लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉज में डिफरेंस पढ़ा. हमने समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉज वो होते हैं जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे लॉज आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं. हमने केस लॉज के बारे में पढ़ा. हमने कन्वेंशंस के बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने सरकार या कमीशन की सजेशन के बारे में पढ़ा, इसने क्या बोला था और वो क्या कन्वेंशन है जो चलता आ रहा है. और हमने क्या सिग्निफिकेंस है कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में पढ़ा. उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव होम है. और ये बर्थ सर्टिफिकेट वाला और हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसके बारे में बताता है. रिलेशनशिप बताता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की. और हमने स्टेट और आपके सिटीजन से उसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, आइडल्स और इंस्पिरेशन शो करता है किसी भी हमारे जो किसी भी सिटीजन होते हैं किसी कंट्री के उसके बारे में. ठीक है. ये आपकी सोसाइटी का मिरर भी है. फाइन. और ये हमें स्टेट को लेजिटिमेसी भी प्रोवाइड करता है और लीगली एनफोर्सेबल लॉज भी लगाता है ताकि उसकी जो पावर है उस पर लिमिटेशन लग सके. फाइन. उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट की और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की. ओके. सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर चैप्टर. आज हमारा पहला टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट डाउन. क्वालिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटीज क्या होती हैं, ये क्वालिटीज होंगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा हमारा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा. तो एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की, एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटीज क्या होंगी, हम वो पढ़ते हैं. राइट डाउन. फर्स्ट पॉइंट, ब्रीविटी. BREVITY. मीनिंग कंसाइज होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ये नहीं कि अनवांटेड उसके अंदर प्रोविजंस डाल दिए, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कुछ भी आ रहा है कहीं से भी आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. वो बनाया लोकल पीपल के लिए और लोकल पीपल को समझ में नहीं आ रहा, तो ये तो बहुत बड़ा इशू की वाली बात है. तो सबसे पहला क्या आपका पॉइंट है, ब्रीविटी. सो राइट डाउन. इट शुड बी इट शुड बी precise and should not contain and should not contain unwanted provisions. ओके. इससे क्या होगा, अगर उसमें, चलो हमें पता है प्रिसाइज होना चाहिए, अगर उसमें अनवांटेड प्रोविजंस होंगे तो क्या होगा, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन. ओके. सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें ब्रीविटी होनी चाहिए, वो प्रिसाइज होना चाहिए, उसमें अनवांटेड प्रोविजंस नहीं होने चाहिए. सेकंड, क्लैरिटी. CLARITY. वो क्लियर होने चाहिए उसके, उसमें जो प्रोविजंस लिखे हैं, वो उनके जो टर्म्स लिखी हैं, वो कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. ये भी नहीं कुछ वेगनेस आ रही है, कुछ अलग आ रहा है, तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए. तो राइट डाउन एक्सप्लेनेशन. इट शुड स्पेसिफाई प्रोविजंस इन क्लियर टर्म्स. जो आपके प्रोविजंस हैं वो क्या होने चाहिए, क्लियर टर्म्स में नहीं होंगे. अगर मान लो, इफ नॉट, अगर वो क्लियर टर्म्स में नहीं होंगे तो क्या होगा उससे, इट वुड इट वुड रिड्यूस डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग. वो क्या करेगी, आपकी जो डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको वो रिड्यूस कर देगी. ठीक है. हमें समझ ही नहीं पाएंगे अगर आपके जो प्रोविजंस हैं वो स्पेसिफिक ही नहीं होंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा उस कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई फायदा नहीं है, वो यूज में ही नहीं हो पाएगा. फाइन. ये हमारा सेकंड पॉइंट था. पहला ब्रेविटी, सेकंड वन इज क्लैरिटी. थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट है हमारा
डेफिनेटनेस, वेग नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट डाउन द ambiguous, the ambiguous and different meanings would increase the discretion, अभी समझाता हूँ मैं आपको, लिखिए पहले, of the judges in their interpretation। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, तो हमें स्टार मार्क कर लेना चाहिए। क्या बोल रहा है, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो एम्बिगुअस है, डेफिनेट नहीं है, तो क्या होगा, आज कोई जज है, कल कोई और जज होगा, परसों कोई और जज होगा, उसकी जितनी थिंकिंग होगी, उसकी जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो क्या करेगा, उसी के बेस पे, अपने डिस्कशन के बेस पे उसको इंटरप्रेट कर लेगा और उसके हिसाब से अपनी जजमेंट पास कर देगा। तो वो कुछ डेफिनेट है ही नहीं उसके अंदर में, तो क्या हो गया उसका, वो एक एम्बिगुअस हो गया। तो इसलिए क्या बोला उन्होंने कि इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हो जाती हैं, कोई डेफिनेटनेस नहीं आती है, इसलिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होना चाहिए, डेफिनेटनेस होनी चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फाइन, फोर्थ पॉइंट लिखिए आप, कॉम्प्रीहेंसिवनेस, कॉम्प्रीहेंसिवनेस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात लिख दी, या फिर सिर्फ स्टेट की बात लिख दी, या फिर आपकी सेंटर की बात लिख दी, या फिर सिर्फ स्टेट्स की बात लिख दी, नहीं, वो कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए। मीन्स, इट मीन्स laying parts of government as well as rights and duties of citizens। गवर्नमेंट की पावर होनी, जो पावर्स हैं वो लिखी होनी चाहिए, और जो आपके सिटीजन्स हैं उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज भी लिखी होनी चाहिए। अगर सिर्फ गवर्नमेंट की पावर दे देंगे तो क्या आ जाएगी, उससे टारानी आ जाएगी, और सिर्फ उसके ड्यूटीज और वो दे देंगे तो उनकी वो चीज हो जाएगी। तो क्या बैलेंस होना चाहिए और सबकी पावर्स होनी चाहिए, सब कुछ उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इट वुड इट वुड रिड्यूस स्कोप ऑफ कंट्रोवर्सीज, आपकी जो कंट्रोवर्सीज है वो उससे रिड्यूस हो जाएंगी। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फिफ्थ पॉइंट, स्टेबिलिटी, STABILITY। इससे क्या होगा, अगर स्टेबिलिटी होगी आपके किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे क्या होगा, इट वुड स्ट्रेंथन द ओबीडियंस, इट वुड strengthen the obedience of the citizens to the constitution, है ना। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा, ये क्या करती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। क्यों, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है तो ये मानी जाएगी, तो इससे क्या होगा, तो उसका जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके सिटीजन्स हैं वो उसकी ओबीडियंस बढ़ जाएगी, कि हाँ भाई ये लिखा है तो ये माना जाएगा, तो अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। अगर लिखा है, स्टेबिलिटी नहीं है, कोई सब अपने हिसाब से काम चल रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सुनेगा, कोई नहीं समझेगा, कौन माने, कोई नहीं मानेगा। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इससे क्या होती है, आपकी स्ट्रेंथन करती है ओबीडियंस ऑफ किसी भी सिटीजन की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सिक्स पॉइंट लिखिए, सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी। ठीक, पहले लिखते हैं फिर समझते हैं, मैं डिक्लेयर करता हूँ, आप लिखे साथ साथ।
it should it should reflect the needs and aspirations of the people. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it must be it must be suitable to the historical, socio-cultural, economical, and political conditions of the nation. आई एम गिविंग यू ए मिनट, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। लिखिए, ओके। तो अभी क्या बोल रहा है कि जो भी कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसकी सुटेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर में, मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहां की लोगों की नीड्स और एस्पिरेशन को फुलफिल करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वहां पे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपकी जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, हिस्टोरिकल कंडीशंस हैं, सोशो कल्चरल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसको क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से बनाना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, इसके बिना पॉसिबल भी नहीं है। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, सब क्या है, अलग अलग है। हालांकि उनमें बहुत सारे प्रोविजन सेम है, कहीं से हमने क्योंकि आपस में ही शेयर करके बनाए हैं, देखे हैं उसने वैसा बना उसने वैसा, लेकिन वो अलग अलग है। अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग है, इंडिया की अलग है। वहां पे हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, ब्रिटेन में मोनार्क होता है, और इंडिया में कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और वो रिपब्लिक होते हैं, वो मोनार्क होते हैं। तो सबकी अलग 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 क्या है, लोगों की पॉलिटिकल कंडीशंस, हिस्टोरिकल कंडीशंस के हिसाब से, उसकी सुटेबिलिटी के हिसाब से क्या बनाया गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। Write down the last point of this topic, adaptability. Adaptability. ये तो ऑब्वियस है, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी शुड बी डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक। स्टैटिक होगा तो वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा प्रेजेंट जो आपकी कंडीशंस हैं उसके हिसाब से। फाइन। सो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने क्वालिटीज पढ़ी, आज हमने क्वालिटी से शुरू किया है। पहले ब्रीविटी पढ़ी है, फिर आपके क्लैरिटी के बारे में पढ़ा है, फिर डेफिनेटनेस के बारे में पढ़ा, फिर कॉम्प्रिहेंसिवनेस, स्टेबिलिटी, सुटेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी। हम कोई भी इससे अच्छा आंसर अपना फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, और हम उसको अच्छे प्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन। शुड बी प्रोसीड। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम जब से कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग क्लासिफिकेशन में डिवाइड है। किसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को हम कुछ नाम देते हैं तो किसी को हम कुछ नाम देते हैं। ठीक है, अब वो सीखते क्या है। अभी हम ना, आप ये समझो, जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरी हमारी पॉलिटी का ओवरव्यू चल रहा है। अपने आप को ये नहीं कर लेना, अरे ये कहाँ से आ रहा है, हमको कहीं से पढ़ा नहीं है, ये तो कभी सुना नहीं है, आगे सर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। यू कैन टेक इट एज ए इंट्रोडक्शन। ये आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है पॉलिटी का। हर एक वर्ड को, हर एक कंसेप्ट को, हर एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। फेडरलिज्म का अलग चैप्टर है, यूनिटरी गवर्नमेंट का अलग है, इनेक्ट गवर्नमेंट है, इवोल्व्ड है। तो क्या है, हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। अभी आपको क्या करना है, बस इसको समझते जाना है। मैं आपको
इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ पॉलिटी से। अभी आई नो इसमें कुछ आपके एडवांस बच्चे बैठे होंगे, कुछ इंटरमीडिएट होंगे, तो पर हमें क्या करना है, बिल्कुल बिगिनर से लेकर शुरू करना है। जैसे बच्चा है, उसको जैसे शुरुआत करता है, उसको धीरे 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 बढ़ाते हैं, ऐसे हम शुरुआत करें। फाइन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है आपका इवोल्ड एंड इनेक्टेड। इवोल्ड एंड इनेक्टेड। ओके। तो अब हमें क्या पढ़ना है कि इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, उसके प्रोविजंस क्या होते हैं, और इनएक्टिव प्रोविजन किसको बोलते हैं, उसके प्रोविजंस क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं इवोल्व से। इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन। इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसका आउटकम क्या होता है, स्लो होता है और ग्रेजुअल होता है, वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है ना। जैसे क्या है, ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, धीरे, जैसे सॉरी, इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपका, ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, उसका आउटकम स्लो है, ग्रेजुअली इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, धीरे 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 इवोल्व हो रहा है अपना आप में, और होता जा रहा है। और अपने आप को जैसे आप जो टाइम के हिसाब से वो अपने आप को इवोल्व कर रहे हैं, और उसमें इनेक्ट कर रहे हैं, इवोल्व कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं। उसमें क्या कन्वेंशंस होती हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। इंडिया की तरह नहीं कि एक बुक डॉक्यूमेंट बना दिया और उसके हिसाब से सारा चल रहा है, नहीं। ये इवोल्व है, धीरे 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 इवोल्व होता रहता है। वो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मैं आपको पहले समझा दूंगा, फिर आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये डेलिबरेटली बनाया जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। या तो कोई काउंसिल बना देगी, कोई किंग बना देगा, कोई पार्लियामेंट बना देगी कि हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना के दे दिया है, अब तुम्हें इसी को फॉलो करना है। एक डॉक्यूमेंट बना देंगे कि भाई ये सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको फॉलो करो, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका काम करो। और इवोल्व क्या हो गया, हर दिन, हर घंटे, हर साल धीरे 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 इवोल्व हो रहा है और अपने आप का रूप लेता जा रहा है। ठीक है। आप समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? इवोल्व क्या हुआ, स्लो आउटकम है, धीरे धीरे इवोल्व हो रहा है। इनेक्टेड क्या हुआ, उसको बनाया गया है डेलिबरेटिवली, बैठ के बनाया गया कि हाँ ये बुक है, इसके हिसाब से काम करो। फाइन। नाउ राइट डाउन इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द इट इज द आउटकम ऑफ ए स्लो एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो क्या है ये इसकी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है इसकी? इट इज द आउटकम ऑफ ए स्लो एंड ग्रेजुअली इवोल्यूशनरी प्रोसेस। प्रोविजंस क्या होंगे इसके? राइट डाउन प्रोविजंस ऑफ इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजंस आर कन्वेंशंस। इसमें क्या होंगे आपके? कन्वेंशंस होंगे। और क्या होगा? प्रैक्टिसेस होंगी कि सोसाइटीज में क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, गवर्नमेंट में क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उसके हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। प्रिंसिपल्स होते हैं। इंडिया में चलता है ऐसा? पॉसिबल है? कन्वेंशन हमने पढ़ा था, याद है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में कन्वेंशंस भी होते हैं, ये वही वाले कन्वेंशंस हैं। ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड जुडिशियल डिसीजंस। हम आगे पढ़ेंगे ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे पार्लियामेंट बहुत स्ट्रांग होती है। अमेरिका में, यूएसए में जुडिशरी बहुत स्ट्रांग होती है। तो इंडिया में वी हैव द अमलगमेशन ऑफ बोथ। आपकी सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी भी है, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट भी है, और एग्जीक्यूटिव भी। तो हम ऐसे मिलके बनाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे और मजा आएगा पढ़ने में, देखते जाइए। अब तो शुरुआत है। तो कन्वेंशन हैं, प्रैक्टिसेस है, प्रिंसिपल्स है, जुडिशियल डिसीजंस है, इसके अंदर आते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, इवोल्व में ही इट इज ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज इट इज ऑल्सो नोन एज क्यूमुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। क्यूमुलेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। सो जैसा मैंने बताया, एग्जाम्पल ऑफ इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है आपका? इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन।
फाइन. नाउ वी विल राइट अबाउट इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए. इनेक्टेड किसको बोलते हैं? डेलीबरेट deliberately made by a constituent. अब आपको आगे सब चैप्टर्स में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में ही पढ़ना है. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल और promulgated by a king और पार्लियामेंट. तो आपका इनेक्टेड क्या होता है? ये डेलिबरेटली बनाया गया, डेलिबरेटली मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल और प्रोमुलेटेड बाय ए किंग और ए पार्लियामेंट. इजी इजी टू अंडरस्टैंड. हमें समझ में आया इनेक्टेड क्या होता है. इसके भी कुछ प्रोविजंस होंगे. इसके क्या प्रोविजंस होते हैं? राइट डाउन. इट इज इन द फॉर्म ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए बुक. या तो कोई एक बुक होगी और ए डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट होगा और ए सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट्स की एक सीरीज होगी. नेक्स्ट पॉइंट, it is also known as conventional. It is also known as conventional constitution. इसको कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. तो आप ये बात बताइए, इसको कन्वेंशनल कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया, ठीक है, वेरी गुड. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अभी समझाया था मैंने आपको, एग्जाम्पल समझाया था मैंने आपको. इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताइए? एग्जैक्टली इसका एग्जाम्पल है इंडियन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. समझ में आया आपको? ये हमारा पहला हो गया टाइप. सेकंड टाइप देखते हैं, आगे फटाफट चलते हैं. सेकंड टाइप देखते हैं, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सेम वही प्रोसेस है हमारा. पहले समझते हैं फिर लिखते हैं. सो क्या होता है, मतलब रिटन और रिटन में कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है ना, और एक लिखा ही नहीं. अच्छा, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं है तो फॉलो क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ है नहीं जो हमें पता चले. नहीं. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम उसको बोलते हैं, वो क्वेश्चन जो आपका इनकॉर्पोरेटेड होता है किसी बुक में, डॉक्यूमेंट में, सीरीज में, कि हाँ भाई यहाँ पे एक बुक्स लिखी है, ये बुक है, ये डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़ो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है इसके अंदर में, इसके हिसाब से आप काम कीजिए. उसको हम क्या बोलते हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आपका? उसके जो प्रोविजंस हैं वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं होते, घर पे लिखे नहीं होते हैं ऐसे कि भाई ये बुक है उठाओगे इसमें मिल जाएंगे. नहीं, वो आपके क्या कन्वेंशन चल रहे हैं सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, प्रिंसिपल्स क्या चल रहे हैं, चार्टर्स क्या हैं, स्टैट्यूट्स क्या हैं, आपके जुडिकल डिसीजंस क्या हैं, वो उसके बेस पे क्या होता है आपका अनरिटन. मतलब इसमें एक पर्टिकुलर बुक नहीं होती है, हालांकि ये भी चीज लिखी होती है प्रैक्टिस, जो आपके प्रिंसिपल, स्टैट्यूट, जुडिशियल डिसीजंस हैं, लेकिन ये क्या है, ये अलग 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 कहीं लिखे होते हैं कि भाई ये आपकी कन्वेंशन चल रही है, ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है, हम भी प्रैक्टिस मान रहे हैं. ये हम कहाँ कर सकते हैं? जो उस सोसाइटी में कर सकते हैं, वो सोसाइटी जो बहुत इवोल्व हो चुकी है ना. इसको हम क्या बोलते हैं? अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. फाइन, राइट, देन राइट डाउन. इसके इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, लिख लीजिए, आप कहीं ना कहीं एग्जाम्स में फंसेगा. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके एग्जाम्पल्स की भाई ये बोल देंगे कि 4 और 5 कंट्रीज का नाम दे देंगे, 4 कंट्रीज का नाम दे देंगे, आपसे से पूछ लेंगे कि किस किस कंट्री में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या किस 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 में नहीं है, ओड वन आउट निकाल दो. ऐसे अनरिटन का भी ऐसा ही है. फाइन, चलें आगे चलते हैं. देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस इनकॉर्पोरेटेड
provisions incorporated in book or a document or series of document। ऐसे हमने कुछ ऊपर पढ़ा था, इसको हम क्या बोल रहे थे, इनएक्टेड बोल रहे थे, वैसे उसको हम रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या नेक्स्ट पर लिखेंगे, इट इज कंसाइसली, इट इज कन एस सी ओ एन एस सी आई ओ यू एस एल वाई, कंसाइसली फॉर्म या फिर फॉर्मुलेटेड। इसको कॉन्शियसली बनाया गया है, सोच समझ के बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि तो कन्वेंशन चल रहा है उसके हिसाब से बनाया, नहीं, पूरा कंसाइसली सोच के समझ के तब इसको बनाया गया, फिर इनकॉर्पोरेट किया गया, हमें क्या क्या चाहिए, क्या प्रोविजन चाहिए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, कहाँ बेस्ट है, उस सबको ढूंढ के हमने क्या कॉन्शियसली फॉर्म किया है, इसको क्या बोलते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट्री और ए कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। इसको डॉक्यूमेंट्री और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, हमने पढ़ा था यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, इनेक्टेड थे, तो यूएसए का आएगा ही। और लिखिए, कनाडा का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जापान का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिया का तो है ही, तभी तो हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फाइन, अब लिखते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन के बारे में पढ़ते हैं। राइट डाउन, फर्स्ट पॉइंट, most of the provisions most of the provisions are not incorporated, are not incorporated, वो लिखे हुए नहीं होते हैं। they are mostly found, they are mostly found in conventions, practices, principles, charters, statutes and judicial judicial decisions, and judicial decisions। Next point, it is the product of, it is the product of historical evolution, it is the product of historical evolution। और वहां पे किसका प्रोडक्ट था, वो consciously formulated। it is also known as non documentary or uncodified constitution। Example, UK, United Kingdom, New Zealand and Israel are the example of unwritten constitution। Fine, write down the third point। एक कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिजिड होता है, और एक होता है फ्लेक्सिबल, और एक होता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। सर आप ये क्या बता रहे हो, रिजिड फ्लेक्सिबल क्या चीज है ये, ठीक है अभी समझता हूँ। जो हमने इसको क्लासिफिकेशन दी है, रिजिड रिजिड की और फ्लेक्सिबल की, राइट डाउन, पहले आप लिख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। दीज क्लासिफिकेशन based on the these classification
these classification based on method of amendment। ये जो आपके रिजिड और फ्लेक्सिबल का जो क्लासिफिकेशन करा गया है, ये किसके बेस पे करा गया है कि आपका अमेंडमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय इट इज गिवन बाय लॉर्ड जेम्स VRYCE ब्रुस। ठीक है, इन्होंने बोला था कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो हम मेथड ऑफ अमेंडमेंट के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते होंगे, आप लिखिए, क्या लिखते हैं, रिजिड। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन से होते हैं? दैट कैन नॉट बी दैट कैन नॉट बी amended in the same manner that cannot be amended in the same manner as the ordinary laws। it requires it requires a special procedure। आगे हमारे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स के बारे में कि वो स्पेशल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ऑर्डिनरी लॉज क्या होते हैं, स्पेशल लॉज क्या होते हैं, हम सब पढ़ेंगे। अभी आप इंट्रोडक्शन लीजिए बस। So rigid कौन सा हुआ? That cannot be amended in the same manner as the ordinary law. It requires a special procedure. It is also known as inelastic constitution। इसको inelastic constitution भी बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है? यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिजिड है, ऑस्ट्रेलिया का एंड स्विट्जरलैंड का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका वो रिजिड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका? अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉ। इसको वैसे अमेंड कर सकते हैं जैसे किसी भी ऑर्डिनरी लॉ को सिंपल मेजोरिटी से करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी हम सब सीखेंगे, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, 1% भी डरने की बात नहीं, हम बिल्कुल सीखेंगे इसको, आराम से सीखेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑब्वियसली बात है, वो इनलास्टिक है तो ये इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम का एंड न्यूजीलैंड का। सर इंडिया का तो नाम कहीं आया ही नहीं, सर आपने तो हमें बताया ही नहीं इंडिया का। नाइस एग्जाम्पल में, क्यों नहीं बताया मैंने, बताओ। क्योंकि इंडिया जो है ना ही वो रिजिड है और ना ही वो फ्लेक्सिबल है, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। हम लिख लेते हैं अपना याद करने के लिए इसको स्टार मार्क करके, नोट डाल के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार मार्क करके, नाइदर रिजिड नोर फ्लेक्सिबल बट ए सिंथेसिस ऑफ बोथ। तो ना ये रिजिड है ना ये फ्लेक्सिबल है, बट क्या है? सिंथेसिस है दोनों का। फाइन। तो हमारी तीन क्लासिफिकेशन हो गई है। फोर्थ वन लिखिए, फोर्थ क्लासिफिकेशन लिखिए, फेडरल एंड यूनिटरी। पूरे चैप्टर है इसके, बिल्कुल चिंता मत करो, सारे मिलेगा। तो ये क्या आपका? फेडरल और यूनिटरी।
राइट डाउन, इट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ relationship between the national government, or you can say that central government and regional government and regional government. तो जो आपका नेशनल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों के रिलेशनशिप से बेस से हमारा क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन समझ में आता है कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या फिर यूनिटरी है। ठीक है, तो पहले एकदम फेडरल के बारे में। फेडरल क्या होता है, हम किसको फेडरल बोलते हैं? राइट डाउन, डिवीजन ऑफ पावर्स, divisions of power, division of powers between the national and रीजनल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हो आपका, जिसमें जो पावर्स होती हैं वो नेशनल गवर्नमेंट में और रीजनल गवर्नमेंट में क्या होती है, आपस में बांटी गई होती हैं, दोनों में वो डिवीजन हो रखा होता है उनका। इट enables it enables them to operate, it enables them to operate in their respective in their respective jurisdiction। वो अपने अपने एरिया में अपने अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, है ना। तो फेडरल गवर्नमेंट कौन है? क्या इंडिया की फेडरल गवर्नमेंट है? एग्जाम्पल आना चाहिए, चलो चेक करते हैं। यूएसए लिख दिया सर, स्विट्जरलैंड फिर आ गया है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है, रशिया भी है, वाह, ब्राजील और इंडिया तो नहीं आया इसके अंदर में, है ना। आप समझ रहे हैं, रशिया भी क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है वहां पे। अब आता है यूनिटरी। यूनिटरी समझते हैं क्या होगा इसमें, एग्जैक्टली कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। इसमें पावर्स का क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा इन दी हैंड्स ऑफ, किसके हैंड्स में, इन दी हैंड्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होंगी इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट टू ऑपरेट एज द subordinate agency of the national गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होगा आपको यूनिटरी गवर्नमेंट में, जो आपकी रीजनल गवर्नमेंट होगी वो कैसे काम करेगी, एज ए सब ऑर्डिनेट टू द नेशनल गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल, चलो इसमें तो इंडिया आता ही होगा, उसमें नहीं है तो इसमें तो आता ही होगा, चेक करते हैं चलो। यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फ्रांस आ गया, जापान आ गया, चाइना तो है ही, इटली आ गया, और नॉर्वे आ गया। नॉर्वे में भी क्या है, प्रेसिडेंट। इंडिया आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, आगे पढ़ेंगे कभी, देखेंगे क्यों नहीं आया। इसको आप याद रखोगे तो समझ में आएगा आगे क्यों नहीं आया। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस पॉइंट ऑल्सो, फेडरल एंड यूनिट। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, प्रोसीजरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव, प्रोसीजरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं क्या होता है प्रोसीजरल एंड
प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। It is, it was, write down, it was identified, it was identified by एलॉयड वल्मर। इन्होंने क्या किया था, इसको आइडेंटिफाई किया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को इस क्राइटेरिया के बेस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्रोसीजरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव के बेस पे। डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। प्रोसीजरल क्या बोलता है, राइट डाउन, लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राइट डाउन, लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कैसे होंगे, सेट्स आउट द लीगल लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रोसीजर क्या होगा, जो लीगल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ना, इसमें जो आपके इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं, वो क्या करेंगे, वो सेट आउट करेंगे लीगल लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट की। भाई गवर्नमेंट जो है उस पर ये लिमिट्स हैं, ज्यादा वो काम नहीं कर पाएगी, यही काम करेगी, ठीक है। उसके बाद पावर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो ये क्या है, एनार्की नहीं आ पाएगी, और यू कैन से दैट टायरानी नहीं आ पाएगी गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट है उस पर अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, लिमिटेड पावर है, उसमें काम करना पड़ेगा, और टायरानी नहीं आएगी। टायरानी का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास पावर आ गई तो मैं शायद कुछ भी कर सकता हूँ। ये क्या करता है, जो आपका लीगल पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है, उसको लिमिट कर देता है। ओके, राइट डाउन, पावर टू प्रोटेक्ट, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को पावर है प्रोटेक्ट करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, इनको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा प्रिस्क्रिप्टिव। तो हमें पता है कि प्रिस्क्रिप्शन देगा कि ऐसा कर लो वैसे कर लो, ठीक है। तो उसको मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिए। इट अज्यूम्स, इट अज्यूम्स it assumes a a broad consensus, it assumes a broad consensus on common societal goals, on common societal goals that public authorities must strive to achieve, ठीक है, that must strive to achieve। so आज हमने क्या किया, आज हमने बेसिकली दो टॉपिक पढ़े और लंबे टॉपिक थे ये। आज हमने पढ़ा, क्वालिटीज पढ़ी कि किसी क्वेश्चन की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए, क्लैरिटी क्या होती है, डेफिनेटनेस क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, सुटेबिलिटी क्या होती है, अडेप्टेबिलिटी क्या होती है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन का, इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके प्रोविजंस क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके बाद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और प्रोसीजरल प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा है। तो आई थिंक मुझे आज यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो ग्रैप्स नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, तो आप नहीं आ सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, कल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, और फिर आपका पहला टॉपिक एंड हो जाएगा। और ये ख़त्म होने के बाद हम मैं क्या करेंगे, इसके टेलीग्राम में इसके जो पीडीएफ है, इसके जो नोट्स हैं वो डाल देंगे, आप उसको वहाँ से
क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ओके, सो वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।